क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखें, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और ख़ुद वो बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो खुद उसने कहा कि मैं ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके अपनी सीट ली। 2024 का इलेक्शन सारी दुनिया जानती है कि रेहाना डार साहिबा जीत गई थी और ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की है, क्योंकि एक डिज़ाइन था जनरल आसिम मुनीर साहब का कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो अब ये भारत के अंदर आप ये देखें कि ये हैसियत है उनकी आर्मी की कि उनकी आर्मी का सरबराह आता है वज़ीर दिफा को ब्रीफिंग देने के लिए उसके घर पे, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पे पाकिस्तान का वज़ीर दिफा उस प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाता है ट्रैफिक में, जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है। और ये वाकया बाकायदा रिपोर्ट हो चुका है कि ख्वाजा आसिफ ट्रैफिक के अंदर फंस गए। फंसने की वजह यह थी कि उनका जो सबॉर्डिनेट है या उनका जो जूनियर है, जो उनके अंडर में काम करता है, वो सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मिलिट्री स्टेट बन चुका है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखें, ये अब आप डिनाई करने की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो टाउट्स हैं या वो लोग हैं जो मिलिट्री के बयानिए को आकर टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं, जो दिन रात उनकी बातें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बताते हैं, वो अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं। आप फैसल बाडा का स्टेटमेंट ले लें, शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट तो आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन फैसल बाडा का आप स्टेटमेंट लें, वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर काबिल आर्मी चीफ है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, जो वेस्ट में भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा है, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, बॉर्डर्स पर भी काम कर रहा है। फैसल बाडा, देखिए, ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है जो ये सारे काम कर रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की एक लंबी तारीख है। अयूब खान ने सारे काम किए, याह्या खान ने सारे काम किए, परवेज मुशर्रफ ने सारे काम किए, ज़िया-उल हक ने सारे काम किए। फिर जो बाकी जनरल्स आते रहे, उनके अंदर ये ख्वाहिश रही कि वो भी सारे काम करें। और आज भी यानी अपने मुंह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी या उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले खास शख्सियत फैसल बाडा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये आर्मी चीफ अपना काम करने के अलावा जो काम इनको आइन में और कानून में इजाज़त नहीं है, जिन चीज़ों के अंदर ये दखलंदाजी नहीं कर सकते, वो आइनी और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उन चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से अपने बंदों के ज़रिए से, अपने जो माउथ पीस हैं उनके ज़रिए से ये बातें कहलवा भी रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये पहले आर्मी चीफ है जो सारे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे जो ये सारे काम कर रहा होगा। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक बड़ी मईशत बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक खुद मुख्तार मुल्क बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां जमहूरियत हो, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां पे सिविलियंस की हुक्मरानी हो, ना कि वहां पे फौज हुक्मरानी करे। मैं आपको चंद चीजें बताया दूं। देखें, जब अवाम फौज के साथ खड़ी हो ना, फिर तो परवाही नहीं होती। चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, फिर आप लड़ाई जीतते हैं, फिर आप कमाल किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। जब अवाम फौज के साथ खड़ी होती है, फौज का मोराल ही कुछ और होता है। लेकिन जब अवामी कुव्वत पीछे से निकल जाए, अवामी सपोर्ट निकल जाए, तो फिर फौज के अंदर लड़ने की वो सकत रहती नहीं है, या वो सपोर्ट जब ना होना तो मजा नहीं आता लड़ने का। ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन वो जो जान लड़ाने वाला मामला है ना, वो कौम साथ खड़ी हो ना, फिर बात बनती है। और ये सब जानते हैं, वरना ये मिली नगमे क्यों जारी किए जाते हैं? इसीलिए खून गरमाने के लिए, ताकि अवाम और फौज करीब आए। ये ड्रामास क्यों बनाए जाते हैं, ये फिल्में क्यों बनवाई जाती हैं? ये सारे काम डेलिबरेटली किए जाते हैं ताकि अवाम और फौज का रिश्ता गहरा हो जाए, क्योंकि इस रिश्ते की कीमत वो हर शख्स जानता है जिसने लड़ना है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन जब कौम दूर हो जाए तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर नहीं उस तरह लड़ा जाता या वो मामला नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तो आपके साथ कौम खड़ी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी तो फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई पैसे से होती है। पैसे से आप हथियार खरीदते हैं, जदीद से जदीद हथियार खरीदते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप लॉबिंग करते हैं,
दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आप कर लेते हैं, पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1960 से मैंने ये डाटा देखना शुरू किया। जीडीपी कहते हैं किसी भी मुल्क की तमाम चीजों को, यानी एक मुल्क टोटल एक साल में जितनी कमाई करता है, आसान अल्फाज में उसको जीडीपी कहते हैं। यानी जितनी सर्विसेज वो पैदा करता है या जितनी प्रोडक्ट्स वो पैदा करता है, जितना पैसा कमाने के लिए जो कुछ वो बनाता है या सर्विसेज देता है, उसको जीडीपी कहते हैं। इंडिया की 1960 में जो जीडीपी थी वो 37 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की जो उस वक्त जीडीपी थी वो 7.5 अरब डॉलर थी। यानी लगभग 4-5 गुना का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। पाकिस्तान 5 गुना छोटा मुल्क भी तो है ना। और उस वक्त जो है वो फी पाकिस्तानी 81 डॉलर कमाता था पर कैपिटा। यानी जो एक पाकिस्तानी की इनकम थी एवरेज, वो 81 डॉलर थी और इंडियन की थी 83 डॉलर्स। 1966 में जब 65 की जंग पाकिस्तान ने जीती या उसमें कामयाबी पाकिस्तान को मिली, तो इंडियन जीडीपी उस वक्त था 59 अरब डॉलर और पाकिस्तान का था 14.13 अरब डॉलर। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम वो इंडिया से बढ़ गई थी। उस वक्त जो फी आदमी कमाता है एवरेज, वो इंडिया से बढ़ गई थी। पाकिस्तानी 125 डॉलर कमा रहा था और इंडियन जो है वो 90 डॉलर कमा रहा था। फिर आप आगे चले जाएं और आगे जाके 1972 में, जब 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो 70 के अंदर डाटा और ज्यादा नीचे चला गया पाकिस्तान का। तो 1972 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तो एकदम सूरत खराब हो गई। और सूरत इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली गई और इंडियन इकोनॉमी ऊपर चली गई। यानी पाकिस्तान का जीडीपी 9.6 हो गया और इंडिया का 88 बिलियन डॉलर्स हो गया। फिर 1995 में पाकिस्तान ऊपर गया, फिर 2007 में पाकिस्तान ऊपर गया जब परवेज मुशर्रफ का दौर था। 2024 में मैं आपको एक अजीबोगरीब चीज बताता हूं कि जो नया डाटा है उसके मुताबिक जो इंडिया का जीडीपी है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त। यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की। और पाकिस्तान की जीडीपी उससे 10 गुना कम है। यानी पाकिस्तान की जीडीपी को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन जीडीपी नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप।